नमस्कार। अभी तक के भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। अब इससे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करिए। निश्चित रूप से अगर आपने ईमानदारी पूर्वक वीडियो लेक्चर और पीडीएफ का अध्ययन किया है तो प्रयास यही रहा है कि उसमें से कोई भी प्रश्न आपका ना छूटेगा। ठीक है। अब आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की तरफ बढ़ेंगे। हमने मुगल वंश पढ़ा, औरंगजेब तक हमने मध्यकालीन इतिहास में उनका अध्ययन किया। अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक उत्तरकालीन मुगल आता है जो कि आधुनिक इतिहास में उसको रखा जाता है। तो अब उनका काल आएगा। उनके जो शासक थे जो कि बहादुर शाह जफर प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 तक रहते हैं, उन सब के शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनके कार्यशैली क्या थी, वो कैसे थे, किस हिसाब से क्या कार्य करते थे, उन सब को हम आप यहाँ देखते हुए चलेंगे। कोई वैश्या के अंडर में कंट्रोल में काम किया तो कोई विलासिता में रहा, कोई रंगीला कहलाया, कोई घृणितकार रहा। ठीक है। इसी समय में हम देखेंगे कि सैयद बंधु जो इतिहास के नृप निर्माता कहे जाते हैं, उनका जन्म हम देखेंगे। नादिर शाह का आक्रमण देखेंगे, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अब आप लोग का स्टार्ट हो रहा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के करके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। उत्तर मुगल कालीन सम्राट वो कौन थे? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह मुगल साम्राज्य जो अपनी विस्तृत सैनिक शक्ति, वैभव तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए विख्यात था, वह क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। हमने देखा था इसके पहले में। अकबर से लेकर औरंगजेब तक चार महान मुगल शासकों ने 151 वर्ष यानी 156 से 1707 तक शासन किया। याद है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था अकबर ने। ठीक है। 1556 में, 1526 में बाबर ने लड़ा था प्रथम युद्ध। अब 1761 में हम तृतीय युद्ध देखेंगे कि किसके किसके बीच होता है। ठीक है। उस पर चर्चा होगी अच्छे से। तो इन्होंने इतने शासन 151 वर्षों तक अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने शासन किया। अकबर हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहलाया। जहांगीर जो था वह चित्रकला के लिए स्वर्णकाल कहलाया। शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। और औरंगजेब के बारे में हमने देखा कितना क्रूर शासक था, उसने क्या क्या चीज़ें की, जरिया कर पुनः उसने लगाया। उन सब में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। बार बार उन्हीं सब चीज़ों से मैं इसलिए बोल देता हूँ कि आपका रिकॉल रहे, आप अच्छे पकड़ आपकी सब्जेक्ट में बनी रहे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनके कमजोर उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक कुल 11 परवर्ती शासक हुए, जिनमें एक भी शक्तिशाली नहीं हुआ। बहादुर शाह जफर जो प्रथम था, इसको हम लोग साहेब बेखबर के नाम से जानेंगे। ठीक है। 1857 की क्रांति में मैंने कई बार चर्चा किया है बहादुर शाह द्वितीय। आइए इनके कौन थे? बहादुर शाह प्रथम ये साहेब बेखबर थे। इनके बारे में जहादर शाह वैश्या के कंट्रोल में थे, लंपट मूर्ख थे एकदम। फारूक श्रियर इसी के समय में, मतलब आप देखेंगे कि अली बंधु, अब चर्चा उसी पे। फारूक श्रियर थे तीसरे। रफीउद्दौला दईजात, रफीउद्दौला, ये इनका शासनकाल बहुत छोटा छोटा रहा। मोहम्मद शाह, नादिर शाह का आक्रमण होगा। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होगा इसके काल में। आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, राजा राम मोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी थी। और बहादुर शाह द्वितीय। ये 11 शासकों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह वही प्रथम एवं आजम शाह के बीच कौन सा? जजाऊ, जो कि जजाऊ का युद्ध हुआ जिसमें आजम शाह मारा गया। ठीक है। औरंगजेब के बाद याद रखिएगा किसके किसके बीच होता है जजाऊ का युद्ध? बहादुर शाह और आजम शाह के बीच में। इस युद्ध में क्या होता है कि आजम शाह मारा जाता है और बहादुर शाह उत्तराधिकारी के इस युद्ध के बाद बहादुर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित किया और उसे अपनी अधीनता स्वीकार कराई। ठीक है। तो जजाई का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? बहादुर शाह और आजम शाह के बीच। ठीक है।
बहादुर शाह ने मराठों के प्रति सुलहपूर्ण नीति अपनाते हुए औरंगजेब के समय से कैद में रहे संभाजी के पुत्र साहू को रिहा कर दिया। जब हम आगे पढ़ेंगे मराठा तो उसमें भी ये आएगा। तो संभाजी को औरंगजेब ने कैदी कर लिया था, ठीक है, संभाजी के पुत्र को, ठीक है। तो और बहादुर शाह जब शासन में बैठा तो औरंगजेब के कैद में जो साहू जी थे उनको इन्होंने रिहा कर दिया था। मराठा जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ साहू जी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसने औरंगजेब द्वारा लगा ये अच्छा काम किया था इसने कि जो औरंगजेब ने अकबर के द्वारा जजिया कर हटाया गया था, औरंगजेब ने लगाया था, तो इसको फिर से बहादुर शाह प्रथम, याद रखिएगा, जिसे साहिब बेखबर भी कहते हैं, उसने इस कर को पुनः हटा दिया। बहादुर शाह ने बंदा बहादुर के विद्रोह को कुचलने का प्रयत्न किया, किंतु अभियान के दौरान ही 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। बंदा बहादुर सिख संप्रदाय के एक शासक रहे हैं। जब सिख पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा होगी। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की। बहादुर शाह के शव को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में दफनाया गया। कहाँ पर? औरंगजेब का जहाँ मकबरा है वहीं औरंगाबाद के पास ही इसको दफनाया गया। इसे मुगल इतिहासकार खाफी खान ने साहिब बेखबर, ये देख लीजिएगा महत्वपूर्ण फैक्ट, बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर कहा जाता है और इसे कहा किसने है? खाफी खान। उसके बाद उसके बारे में सर सिडनी ओवन, इस और एक कहावत क्या है? सर सिडनी ओवन की बात है इसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। इन्होंने कहा यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट यही बात पूछ ली जाएगी कि किसने कहा, तो याद रखिएगा यह कथन सर सिडनी ओवन ने कहा। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी लड़ाई उसके 4 पुत्रों के बीच हुई। बहादुर शाह के 4 पुत्रों के बीच हुई। इस दौरान बहादुर शाह जो खत्म हो गया था उसके जो शव था वह 10 सप्ताह तक बिना दफनाए हुए ही पड़ा था। कितने क्रूर बच्चे थे कि इनको दफनाने के पहले शासन के लिए ही युद्ध करने लगे। उत्तराधिकारी के अंत होने के बाद ही उसे दफनाया गया, ठीक है, औरंगजेब के कब्र के पास। उत्तराधिकारी युद्ध में जहादर शाह के 3 भाई अजमी उस्सान, रईफ उस्सान और जहानत शाह मारा गया, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जो इस वंश पे बैठता है वह कौन बैठेगा? जहादर शाह, जिसे हम लंपट मूर्ख के नाम से जानेंगे। जहादर शाह असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां के सहयोग से बना बादशाह बना। किसके सहयोग से? जुल्फिकार खां के सहयोग से बना यह, ठीक है। और लाल कुंवर स्त्री से इसका वैश्या भी इसके शासनकाल में आएगी, देखेंगे भी। और इसकी वजह से, जुल्फिकार की वजह से ही उसने जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना दिया। जहादर शाह जुल्फिकार खां की वजह से शासक बना और उसको ही इसने वजीर बना दिया। जुल्फिकार खां ने इजारा यानी भू राजस्व की वसूली कहाँ पर कर दी? ठेके पर देने की प्रथा को बढ़ावा दिया। यानी जो वजीर था जुल्फिकार खां, इसने क्या किया कि ठेके पर राजस्व को देने लगा। जहादर शाह क्या था? ये एक अयोग्य और विलासी शासक था। ये अयोग्य भी था और विलासपूर्ण से भरा हुआ था। अपने शासन कार्यों में इसके समय लाल कुंवर नामक वैश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार था। इतना भोग विलासी था कि एक वैश्या के अधीन था यह, और उसका नाम क्या था? लाल कुंवर। ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। इसका वजीर अपने समस्त प्रशासनिक दायित्व अपने कृपा पात्र सुभागच नामक व्यक्ति के हाथों में दिया, ठीक है। वजीर जो थे कौन? जुल्फिकार खां। उन्होंने अपना जो पावर है उसको किसको दे दिया? सुभागच को दे दिया। लेकिन इसकी वजह से इसके काल के लोग सभी त्रस्त हो गए। अब जहादर शाह की एक बात और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि जहादर शाह ने ही सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, ठीक है। किस चीज़ की? सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी और मारवेड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, याद रखिएगा, गुजरात का सूबेदार बना। यानी अजीत सिंह को महाराजा और सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि जो दी गई थी वह जहादर शाह ने दी थी, द्वितीय शासक ने, याद रखिएगा, जिसे लंपट मूर्ख भी कहते हैं। जहादर शाह का पतन उसके अपनी अयोग्यता के कारण हुआ। वह तैमूर वंश का पहला सबसे अयोग्य शासक कहा गया, ठीक है, क्योंकि वह लाल कुंवर वैश्या के अधीन कार्य करता था। जुल्फिकार खां ने उसे वजीर, उसको शासन दिया, ठीक है। लेकिन इसने, इसका क्या था कि इसने
राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दे दी, सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। ये याद रखिएगा मेन फैक्ट। जहादर शाह के शासनकाल के संबंध में कुंवर खां लिखता है, क्या लिखते हैं कुंवर खां जी, कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगे तथा कौवे ने बुलबुल का स्थान ले लिया। जहादर शाह को लंपट मूर्ख, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किस नाम से, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है, मिलान भी दे सकता है। बहादुर शाह हमने क्या देखा, साहेब बेखबर रहा हो, और जहादर शाह क्या क्या बोल रहे हैं, लंपट मूर्ख। असीम उन शाह का पुत्र फरुखसियर, अब जुल्फिकार खां के बाद, मतलब जहादर शाह के बाद कौन बनेगा, फरुखसियर। अजीम उन शाह का पुत्र फरुखसियर जो अपने पिता की मृत्यु के बाद से पटना में था, और पटना में सूबेदार हुसैन अली खां तथा उसका बड़ा भाई इलाहाबाद के सहायक सूबेदार अब्दुल खां, यही दोनों अली बंधु थे जिन्होंने क्या किया था, फरुखसियर को राजा बनाया था। ठीक है, अली बंधु कौन कौन, एक है सैयद हुसैन अली और एक है अब्दुल खां की सहायता से जहादर शाह को अपदस्थ करके 1713 ईस्वी में इसको फरुखसियर को मुगल सम्राट बनाया। और फरुखसियर भी एक नाम से जाना जाता है, घृणित कायर के नाम से। उसने मुगल सिंहासन पर बैठते ही अब्दुल खां को वजीर, याद रखिएगा, दोनों भाइयों में जो अब्दुल खां था उसे वजीर, और जो हुसैन अली था उसे मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी हमने देखा था मुगल में क्या था, सैन्य कार्रवाई पर ध्यान देता था। वजीर क्या था, वो सारे प्रशासनिक कार्यों को ध्यान देता था, याद रखिएगा। हुसैन अली खां और अब्दुल खां को सैयद बंधु, याद रखिएगा, सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं को ही इतिहास का निप निर्माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सैयद बंधुओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, आते कहाँ है, फरुखसियर के समय उसको शासन बनाते हैं, जहादर शाह के शासन को खत्म करते हैं। हुसैन अली को मीर बख्शी की बना देता है फरुखसियर, और अब्दुल खां को वजीर बना देता है। इससे खुश होकर कि वो शासन बना दिया जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद फरुखसियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी। जुल्फिकार खां कौन था, जहादर शाह का वजीर, तथा उसके पिता असद खां को जेल में डाल दिया। ये काम फरुखसियर ने किया। फरुखसियर ने चिलिज खां को दक्कन के 6 सूबों का वायसराय नियुक्त किया। चिनकिलिज खां, जब हम अभी आगे पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में, तो चिनकिलिज खां वहीं से संबंधित है। ठीक है, और चिनकिलिज खां ने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है, याद रखिएगा, चिनखिलिज खां किसके समय में, फरुखसियर के समय में ही इसने 6 सूबों का इसे वायसराय बनाया। निजामुद उल मुल्क के नाम से प्रसिद्ध इसे निजामुद उल मुल्क भी कहा जाता है, किसको, चिनकिलिज खां, और यह तुरानी दल का नेता था और समकालीन मुगल सम्राट का योग्यतम व्यक्ति भी था। यह कौन, चिनकिलिज खां। 17 दिसंबर 1715 ईस्वी को फरुखसियर ने सिख नेता बंदा सिंह, याद रखिएगा, बंदा बहादुर, जिसका बहादुर शाह जफर ने मारने के प्रयास किया लेकिन नहीं मार पाया, 1712 में उसकी ही मृत्यु हो गई। लेकिन फरुखसियर ने उस बंदा सिंह को 1740 समर्थकों के साथ बंदी बना लिया, और बाद में फरुखसियर ने ही बंदा बहादुर की हत्या कर दी। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, विद्रोह, चूड़ामन के नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसे आम्बेर के सवाई जय सिंह के नेतृत्व में सेना ने विद्रोह को दबाया। ठीक है, जो विद्रोह जाटों ने किया उसे आम्बेर के सवाई राजा जय सिंह के नेतृत्व ने इस विद्रोह को दबा दिया। 1719 में हुसैन अली ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ मराठा के साथ दिल्ली की संधि की। किसने, हुसैन अली, जो कौन था, मीर बख्शी था, फरुखसियर ने बनाया था। इस संधि के तहत उसने दिल्ली में प्रभुसत्ता के लिए चल रहे संघर्ष में मराठों को अपनी सक्रिय सहायता के बदले बहुत सारी रियायतें प्रदान की। ठीक है, क्योंकि जब इसने साथ मांगा तो बालाजी विश्वनाथ ने साथ दिया। जब हम पढ़ेंगे अभी मराठा साम्राज्य, पहले प्रथम शासक कौन थे, बालाजी विश्वनाथ ही थे। ठीक है, 28 अप्रैल 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने मराठा नेता साहू के सहयोग, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ने औरंगजेब की कैद से साहू को निजात दिलाई थी, और साहू के सहयोग से सैयद बंधु, यानी वही दोनों सैयद बंधु जिनको फरुखसियर ने वजीर और मीर बख्शी बनाया था, हुसैन और अब्दुल खां को, उन्होंने ही फिर से फरुखसियर की मृत्यु कर दी। किसके सहयोग से, साहू के सहयोग से।
और फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, घृणित कायर कहा। फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के बाद अप्रैल 1719 में सैयद बंदियों ने रफीद उस शान को मुगल सिंहासन पर बिठाया, लेकिन वह 4 महीने तक शासन किया, लेकिन और शराब पीने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सैयद बंधुओं ने रफीदुद्दौला को शाहजहां द्वितीय, यानी ये भी पूछ रहता है कि शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसको मिली, तो राफिदुद्दौला, ठीक है, राफीउद्दौला को, जिसको सैयद बंधुओं ने फिर से कठपुतली की तरह शासन में बिठाया। फर्रुखसियर के बाद फर्रुखसियर, रफीदुद्दौला और रफीउद्दौला तीनों को इन्होंने शासन पर बिठाया और इसे शाह आलम द्वितीय, शाह द्वितीय का उपाधि भी दी रफीउद्दौला को। सितंबर 1719 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पेचिस रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है रफीउद्दौला की। रफीउद्दौला के बाद सैयद बंदियों ने जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, रोशन अख्तर, जिसका उपनाम क्या है, मोहम्मद शाह को ही रोशन अख्तर कहा जाता है, और इसी के नाम पर इन्होंने सैयद बंदियों ने दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह को बैठाया। लेकिन मोहम्मद शाह बहुत जल्द ही जान गया कि वह कठपुतली की तरह राज्य नहीं कर सकता, और सैयद बंदियों से तंग आकर उसे मुक्ति पाने के विचार में ये लग गया, क्योंकि ये जिसको शासक पर बिठाते थे उसका पूरा राज्य अपने अधीन करते थे। तो यह बात रोशन अख्तर जो मोहम्मद शाह था उसको अच्छी नहीं लगी, वो इनको ही हटाने का प्रयास कर लेने लगा। जैसे फर्रुखसियर को इन्होंने बैठा हटा दिया, मृत्यु करवा दी साहूजी से मिलकर, रफीउद्दौला अपने से मारा गया, रफूल सिराज अपने से मारा गया, फिर इन्होंने किसे बनाया, रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह को फिर से गद्दी पर बिठाया। ऐसे ही शासकों को इन्होंने लगातार गद्दी पर बिठाया, इसीलिए इन्हें निप निर्माता इतिहासकार का कहा जाता है। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के साथ मिलकर एक नई किसको सैनिक बनाया, हैदर बेग के द्वारा 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में हुसैन अली, कौन था यह, मीर बख्शी फर्रुखसियर ने इसे बनाया था, तो हुसैन अली की इसने क्या करवा दी, हैदर बेग की सहायता से इसकी मृत्यु करवा दी। इससे कुछ ही दिन बाद 15 नवंबर 1720 ईस्वी में अहमद खां था, उनको भी इसने कैद कर लिया, जिससे क्या बनाया गया था, वजीर बनाया था फर्रुखसियर ने। सैयद बंधुओं का इस तरीके से पतन हो जाता है मोहम्मद शाह के काल में, और उसके पतन के बाद मोहम्मद अमीन खां को मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद खां की जगह अब अमीन खां को मोहम्मद शाह ने वजीर नियुक्त किया। ठीक है, हुसैन खां की तो उसने मृत्यु करवा दी, और किंतु 1721 ईस्वी में अमीन खां को मृत्यु हो जाने के बाद निजामुल मुल्क को उसका कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, अब निजामुल मुल्क मुगल प्रशासन में सुधार लाने तथा दरबार को षड्यंत्रों से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाना चाहता था, किंतु इन कार्यों में उसे मोहम्मद शाह का सहयोग नहीं मिल रहा था। ठीक है, मोहम्मद शाह इसका सहयोग नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में निजामुल मुल्क ने वजीर का पदभार छोड़कर, जिसको वजीर मोहम्मद शाह ने बनाया था निजामुल मुल्क को, उसने अपने हिसाब से कार्य जब नहीं कर पाया तो वो वजीर का पद छोड़कर दक्कन की ओर चला गया, और हैदराबाद, हमने ऊपर चर्चा की थी, हैदराबाद में उसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जब हम हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के बारे में पढ़ेंगे, हर राज्यों के बारे में, तो वहाँ इनकी चर्चा होगी। अब निजामुल मुल्क द्वारा बिना बताए दरबार लगा छोड़ना मोहम्मद शाह को अच्छा नहीं लगा। अगर वजीर का पद छोड़ के चला जाता है, यह बात मोहम्मद शाह को अच्छी नहीं लगती, अतः उसने हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को निजामुल मुल्क को रोकने का निर्देश दे दिया। किसने, मोहम्मद शाह को, क्योंकि वह मुगल का शासक था। और निजामुल मुल्क ने अक्टूबर 1724 ईस्वी में सूकरखेड़ा का युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध है, कौन, सूकरखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को अपदस्थ करके दक्कन के 6 सूबों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दक्कन की तरफ जाता है, मोहम्मद शाह मुबारिज खां को उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन निजामुल मुल्क बहुत प्रतापी था, वह उसको ही हराकर अपदस्थ कर देता है, और कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने उसे दक्कन के मुगल सूबेदार के रूप में मान्यता देकर आसफ जाह की उपाधि दे दी। यानी निजामुल मुल्क को आसफ जाह की भी उपाधि मिली थी, याद रखिएगा। हार कर
मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि भी दे दी। मार्च 1734 ईस्वी में मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिससे विवश होकर मोहम्मद शाह ने पेशवा बाजीराव, पढ़ेंगे ठीक है, पेशवा बाजीराव से सिरिंज के समय समीप एक संधि कर ली। मराठों ने इतना दम कर दिया। इस संधि के अनुसार बाजीराव को मालवा सौंप दिया गया और उसके अधिकार को नर्मदा से चंबल तक स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। इसके अलावा मुगल सम्राट ने 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता भी पेशवाओं को दिया। ठीक है। तो मोहम्मद शाह को पेशवा बाजीराव ने अपने अधीन किया। ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय होता है। 13 फरवरी 1739 ईस्वी को ईरान का नेपोलियन, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इस नाम से प्रदेश नादिर शाह ने करनाल को जीतकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। यानी मोहम्मद शाह के समय में ही बाजीराव, पेशवा बाजीराव ने भी आक्रमण कर उसको तोड़ा और उसी समय नादिर शाह ने भी दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह के समय ही मुगल साम्राज्य के हैदराबाद के अलावा दो अन्य प्रांत, याद रखिएगा, स्वतंत्र राज्य इसी के समय में आते हैं। हैदराबाद देखा हमने, निजामुल मुल्क वहाँ चला गया, अपना बना लिया। अब उसी के साथ ही अवध एवं बंगाल पर, अवध पर किसने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया? शहादत खान ने, जिसे बुरहान मुल्क कहा गया, और बंगाल पर अली वर्दी खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, अवध और बंगाल भी स्वतंत्र हो गए। हैदराबाद तो निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र किया ही था। 28 अप्रैल 1748 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई तथा उसका पुत्र अहमद शाह, मोहम्मद शाह के बाद कौन बनता है? अहमद शाह। और मोहम्मद शाह बहुत ही विलासी था, इसलिए इसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को। ठीक है। तो मोहम्मद शाह से क्या जुड़ी थी? नादिर शाह का आक्रमण, पेशवा का आक्रमण, निजामुल मुल्क के द्वारा हैदराबाद का, शहादत खां के द्वारा अवध का, ठीक है, बंगाल, ये सब स्वतंत्र राज्य इसी के समय में हुए। इसी के समय में सैयद बंधुओं का पतन भी हुआ। ठीक है। निजामुल मुल्क की सहायता से उसने पतन करवाया था। मोहम्मद शाह एक विलासप्रिय शासक था और मदिरा तथा सुंदर युवतियों के प्रति इसका रुझान अधिक था, इस कारण इसे रंगीला भी। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा गया था? साहिब बेखबर। जहादर शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख बोला गया। ये मोहम्मद शाह को क्या बोला गया? रंगीला बोला गया। और फर्रुखसियर को क्या बोला गया? घृणित कायर। तो ये उपनाम इनके जरूर याद रखिएगा। तारीख़ हिंद के लेखक, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख़ हिंद, इसके लेखक कौन है? रुस्तम अली। मोहम्मद शाह के बारे में कहता है, क्या कहता है? मोहम्मद शाह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह था और उससे यह मालूम ही नहीं था कि कोई कर्तव्य है उसके पास या नहीं। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं के पतन के बाद अपनी प्रेमिका और पत्नी उन्निसा, कोकीजियू, हाफिक खिदमतार खान नामक एक हिजड़े और कुछ प्रमुख अमीरों के चंगुल में फंस गया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रंगीला। याद रखिएगा। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका एकमात्र पुत्र कौन? अहमद शाह मुगल सम्राट बना। इसका जन्म एक नर्तकी, जो इसका जन्म हुआ था वह भी नर्तकी, इसी से समझ सकते हैं। और अब अहमद शाह के समय क्या होगा कि अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा। अहमद शाह ने अवध के नवाब एवं बुरहान उन मुल्क के दामाद, अवध का नवाब और बुरहान उन मुल्क के दामाद कौन था? सफदर जंग को अपना वजीर तख्ता कमरुद्दीन खां के लड़के मोइन उर मुल्क को पंजाब का सूबेदार। तो यानी अहमद शाह ने सफदरगंज को अपना वजीर बना लिया। सम्राट ने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इन्होंने हिजड़ों के सरदार जावेद खां को भी नवाब की उपाधि दी। किसने? अहमद शाह, मोहम्मद शाह का पुत्र। सम्राट बनने के बाद शराब व शबाब का शिकार अहमद शाह ने साम्राज्य की संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था को राजमाता उधमाबाई और उसकी प्रेमी जाविदा खां को दे दिया। याद रखिएगा। ठीक है। कौन? शराब और शबाब की जिम्मेदारी। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, मोहम्मद शाह के में नादिर शाह आक्रमण करता है और अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली ने 1749 और 1752 ईस्वी में 2 आक्रमण किए। 2 आक्रमण अभी हुआ है, कई आक्रमण करेगा, यही अब पानीपत का युद्ध भी लड़ेगा, या देखिएगा अहमद शाह अब्दाली। मुगल शाह सम्राट ने दिल्ली को आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए पंजाब और मुल्तान अब्दाली को दे दिया।
ठीक है, आक्रमण करने की वजह से अपने आप को सुरक्षित दिल्ली को बनाने के लिए अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और मुल्तान दोनों दे दिया। सफदरगंज के बाद निजामुल उल मुल्क का पुत्र गजीउद्दीन को बादशाह ने वजीर नियुक्त किया। ठीक है, किसने? अहमद शाह ने फिर एक नया वजीर बनाया अपना, कौन? निजामुल मुल्क के पुत्र गजीउद्दीन को। वजीर पद पाने के कुछ ही समय बाद गाजीउद्दीन ने अहमद शाह को सत्ता से हटाकर उसे क्या कर दिया? अंधा करवा दिया तथा जहादर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जहादर शाह द्वितीय शासक था, उसका पुत्र आलमगीर द्वितीय को इसने बादशाह बना दिया। किसने? निजामुल मुल्क का पुत्र गाजीउद्दीन, जिसे अहमद शाह ने द्वितीय वजीर बनाया था। आलमगीर द्वितीय के समय शासन की वास्तविक शक्ति वजीर गाजीउद्दीन फिरोज जंग के हाथों में थी, और यह था कौन? निजामुल मुल्क का पुत्र था। 1755 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर चौथा आक्रमण किया और 1757 ईस्वी में दिल्ली से वापस गया। यानी इसने 4 बार आक्रमण किए अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय बनता है। इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र अली गौहर, याद रखिएगा उपनाम अली गौहर, जिसे शाह आलम की उपाधि दी गई थी, शाह आलम की उपाधि देकर मुगल शासक बनाया गया। ठीक है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से 1760 ईस्वी में मुगल शासक सिर्फ अंग्रेज, मराठों और अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गए। याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय से यह एक कठपुतली की तरह सरकार चलाने लगे। जिस समय आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई थी उस समय अली गौहर, ठीक है, कहाँ था? बिहार में था, जहाँ उसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। कहाँ पर? बिहार में ही। दिल्ली में इमाद एवं अन्य अमीरों ने काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लर को शाहजहां के नाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार आलमगीर द्वितीय के बाद 2 मुगल बादशाह 2 पृथक पृथक स्थानों पर, यह भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, यानी इस समय 2 पृथक पृथक स्थानों पर सिंहासन पर बैठे। इन्हीं परिस्थितियों में शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। ठीक है। शाह आलम के समय अहमद शाह अब्दाली फिर आता है, 5वीं बार भारत पर आक्रमण करता है, जिसके कारण अफगानों एवं मराठा, इसी के समय आलमगीर द्वितीय के, शाह आलम द्वितीय के समय अफगानों एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके? अफगान और मराठा के बीच। 1764 ईस्वी में, ये दोनों याद रखिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना भारत पर एकदम कब्जा कर लेती है। 1764 ईस्वी में, सॉरी अंग्रेजी सेना कह रहे हैं, 1764 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं अवध के नवाब सुआजुद्दौला के साथ बक्सर के युद्ध में भाग लेता है। ठीक है। अंग्रेज अब यहीं से सक्रिय होंगे बक्सर के युद्ध के बाद। युद्ध में पराजित होने के बाद बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने नवाब मीर कासिम एवं अवध के नवाब सुआजुद्दौला के साथ यह युद्ध लड़ते हैं, बक्सर का। ठीक है। अंग्रेजों के साथ यह युद्ध संयुक्त रूप से लड़ जाता है। युद्ध में पराजित होने के बाद शाह आलम कई वर्षों तक इलाहाबाद में कंपनी का पेंशनर बनकर रह गए और 1772 ईस्वी में मराठों के संरक्षक में शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटते हैं। इसके शासनकाल में ही 1803 ईस्वी में रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर खान ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? शाह आलम द्वितीय की। अब अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगलों की सत्ता सिर्फ लाल किले के अंदर तक ही सिमट कर रह गई और 1837 ईस्वी में अकबर द्वितीय की भी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन करते हैं, यानी प्लासी का 1857 युद्ध, प्रथम युद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं, उस समय कौन रहता है? बहादुर शाह द्वितीय ही रहते हैं। इसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया। अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इसी कारण मुगल वंश का अंत हो गया और
हमने देखा सारे बहादुर शाह द्वितीय तक, बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक किस तरीके से उत्तर मुगल कालीन सम्राटों ने शासन किया। बहादुर शाह द्वितीय एक अच्छा शायर था और जफर नाम, इसको किस उपनाम से, जफर के उपनाम से भी शायरी लिखता था। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने कहा कि जब स्वर्ण का ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा, ये बहुत वृद्ध हो गए थे। बहादुर शाह जफर के विषय में सुप्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन ने लिखा है, ओवन ने यहाँ भी लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल सम्राट की तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक थी। ठीक है, इस तरीके से हमने औरंगजेब के बाद 11 मुगल शासकों ने किस तरीके से 1857 तक मुगल सम्राट पर शासन किया, उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या उनके समय में घटनाएं घटी, कौन घृणित था, लंपट मूर्ख जो भी थे, उनके बारे में हमने विशेष रूप से विस्तृत अध्ययन किया। अब इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने ध्यानपूर्वक इससे पढ़ा, इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम आप उठाएंगे उसमें आपका प्रश्न नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।